So hello everyone, welcome back after a long time I must say। बहुत ही समय लगा दिया मैंने। पिछला वीडियो जो रिलेशंस जो अब जहाँ पर हमने कंप्लीट किया था वो शायद 1 महीना पहले वाला वीडियो था, 1 डेढ़ महीना पहले। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लंबा ब्रेक ले लिया, लंबा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि हेल्थ कंडीशन कुछ वैसा ही था। पहले तो अभी जो ट्रेंडिंग में जो बीमारी चल रहा है वो मुझे हो गया था, तो उससे रिकवर होकर फिर पता चला कि मुझे लॉन्ग टर्म हेड के बीमार, मतलब सिर का जो लॉन्ग टर्म बीमार है वो लग गया। फिर थ्रोट में भी पेन आने लग गया, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा लंबा ब्रेक लेना पड़ा। और अभी भी मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो फिर से सर दर्द वापस आ जाएगा। पर पर राहत की बात यह है कि सीबीएसई वालों ने इस बार का एग्ज़ाम मई जून तक पोस्टपोन कर दिया। मतलब मई जून में ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। मतलब हमारे पास अभी भी 5 महीने शेष है। तो 5 महीने में अगर दिन में मैं 1 से 2 टॉपिक भी कवर करूँ तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट होके क्वेश्चन डिस्कशन भी हो जाएगा। और कोई कोई तो टॉपिक बहुत छोटे हैं तो दिन में बहुत सारे टॉपिक भी हो जाएंगे। जब कभी भी मुझे थोड़ा बेहतर फील होगा तो मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन कम से कम दिन में एक वीडियो तो अब आएगा ही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड तक देखना ताकि सब टॉपिक सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। जो भी डाउट है कमेंट में पूछना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर तो जो टेलीग्राम में मैंने जो चैनल क्रिएट किया है उधर भी आप लोग अपना डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि इतना टाइम तो वेस्ट हो ही चुका है। और मैंने ये जो ब्रेक लिया था, इधर मैंने अपना खुद का वीडियो देख के ये एनालाइज किया कि मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ जैसे आप लोग सच में मेरे सामने बैठे हैं और आप ये वीडियो नहीं देख रहे बल्कि लाइव क्लास देख रहे हैं, और मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो अब से मैं क्या करूँगा, एक बात को एक ही बार समझा दूंगा, मतलब एक ही बार एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पीछे जाके, वीडियो में थोड़ा पीछे जाके फिर से एक बार उसको सुनेंगे, उसको देखेंगे, और अगर तब भी ना समझ आए तो आप मुझे पूछेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमने रिलेशन कंप्लीट कर दिया, रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया। तो अगर आप फिर से चैनल में ट्यून इन हो रहे हो और पिछले वाला सब भूल गए हो तो एक बार जाके रिवीजन कर देना। प्लेलिस्ट का, ये चैनल का पूरा प्लेलिस्ट बन रहा है, उधर जाके सभी वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा, ये आई बटन पे भी आ रहा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अब मूव ऑन करेंगे फंक्शंस के साथ। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस बेसिकली रिलेशन है। रिलेशन है, लेकिन किस तरह का रिलेशन है? अगर रिलेशन ही होता तो फंक्शन बोल के अलग टॉपिक क्यों बनाते, है ना? तो फंक्शन रिलेशन है लेकिन अलग तरह का रिलेशन। कैसा है देखते हैं। फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो ये क्या कर रहा है कि कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिया है ए और बी, उसमें फंक्शन एक रूल है जो ए के एलिमेंट्स को बी से रिलेट करता है। किस तरह से? जिस तरह से सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, सेट ए में जितने एलिमेंट है वो सबको सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट के साथ वो क्या करता है, रिलेट करता है। तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो ये रिलेशन से किस तरह डिफरेंट हुआ? रिलेशन में ये नहीं कहा था कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज टू हैव अ रिलेशन विद सेट बी, ये नहीं कहा था। अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है और उनमें से केवल 3 सेट बी के साथ रिलेट कर रहा है तब भी वो रिलेशन होगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन के लिए क्या होना पड़ता है, सेट ए का हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना पड़ता है। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन को? फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक बी बिलोंग करता है, एक यूनिक बी एग्जिस्ट करता है सेट बी में। जैसे ए बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब ये जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन में है और यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन में रहता है। मान लीजिए कि सेट ए का ये एलिमेंट बी के साथ भी रिलेट कर रहा है और सी के साथ भी रिलेट कर रहा है, तो वो फंक्शन तभी होगा जब बी इक्वल्स टू सी होगा। समझ गए बात? मतलब जो सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना पड़ता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इतना तक हम देख चुके हैं ना कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ और ए सी बिलोंग्स टू एफ तो उसका मतलब क्या होना पड़ेगा, बी इक्वल्स टू सी होना ही पड़ेगा, तभी जाके वो फंक्शन होगा। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल।
मान लो सेट ए दिया है 1 2 और 3 और सेट बी है 4 5। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना ही पड़ेगा। सेट ए का हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना ही पड़ेगा और एक यूनिक एलिमेंट के साथ होना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये 1 4 है और 2 का हो गया 5 के साथ और 3 का फिर से हो गया 4 के साथ। देखो दो सेट ए के एलिमेंट का एक ही सेट बी के साथ रिलेशन है, ये फंक्शन है, लेकिन ये कब फंक्शन नहीं होगा ये भी देखेंगे। तो ये फंक्शन है सेट ए का सभी एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेशन है। तो ये हो गया फंक्शन। अब ये कब फंक्शन नहीं होता, अगर मान लो 1 4 है कि नहीं, और मान लो 1 5 भी है, 2 5 और 3 4, ये अब फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है कि सेट ए का सभी एलिमेंट का सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं, किसका, ये सेट ए का जो ये 1 एलिमेंट है इसका सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन है कि नहीं, 4 के साथ भी है 5 के साथ भी है। तो ये यूनिक रिलेशन तो नहीं हुआ है कि नहीं, ये जो 1 किसी यूनिक एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में तो नहीं है, ये तो 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन में, तब ये जाके क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। ये किस टाइप का है, 1 4 belongs to f, 1 5 belongs to f does not implies that 4 is equals to 5 है कि नहीं। अगर इम्प्लाई, इट शुड इम्प्लाई दैट 4 is equals to 5। ये क्या इम्प्लाई करना पड़ेगा कि जो रूल था, इफ AB belongs to F and AC belongs to F then B equals to C, जो रूल अभी लिखा था। पर इधर क्या है, 1 4 belongs to F, 1 5 belongs to F, तो उस रूल के तहत 4 5 से इक्वल होना पड़ता है। लेकिन 4 और 5 इक्वल नहीं है, 4 5 से कम है, तो ये नॉट इक्वल है। तो मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। समझ में आ गई बात। तो और एक और केस जहां पर ये फंक्शन नहीं होता वो भी डिस्कस कर लेते। मान लो ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन के रूल में लिखा है हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन में रहना पड़ता है। ये दोनों यूनिक तो है नहीं, यूनिक नहीं अब है, ये दोनों यूनिक तो है। 2 4 के साथ रिलेटेड है, 4 यूनिक हो गया। 2 किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है, मतलब 4 उसका यूनिक रिलेशन हो गया 4 के साथ, तो ये हो गया। 3 का भी यूनिक रिलेशन है 5 के साथ, क्योंकि 3 दूसरे किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है, तो मतलब ये भी यूनिक रिलेशन हो गया। पर ये क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। और फंक्शन का रूल क्या कहता है, हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट का सेट बी के साथ रिलेशन होना ही पड़ता है। ये कब फंक्शन होता, ये इस कंडीशन में भी फंक्शन होता। जैसे मान लो ये है 1 4, ये है 2 4 और ये है 3 4। सेट ए का सभी एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, लेकिन यूनिक है कि नहीं। 1 सिर्फ 4 के साथ रिलेटेड है, 1 किसी दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। 2 सिर्फ 4 के साथ रिलेटेड है, 3 भी सिर्फ 4 के साथ रिलेटेड है कि नहीं। तो ये फंक्शन है क्योंकि सेट ए का सभी एलिमेंट का सेट बी में यूनिक एलिमेंट है रिलेशन फॉर्म करने के लिए। पर सेट बी का ये जो 4 है यही यूज हुआ, ये वाला एलिमेंट तो यूज नहीं किया। तो मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट बी का तो सभी एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, तो ये फंक्शन कैसे हुआ। ये तब भी फंक्शन होगा क्योंकि रूल में ये नहीं लिखा है कि सेट बी का हर एक एलिमेंट भी रिलेशन में होना पड़ेगा, ये नहीं लिखा है। सिर्फ ये लिखा है कि each element of set A to a unique element in set B लिखा है, to every element in set B नहीं लिखा है ना। तो सेट बी का सभी एलिमेंट को रिलेशन में होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेट ए का सभी एलिमेंट को रिलेशन में होने का जरूरत है। तो ये बात समझ में आ गई। तो एक थीसिस समझो, एक नोट समझो, की नोट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। जितना भी फंक्शन है सभी रिलेशन तो है। ये फंक्शन है, ये भी रिलेशन भी है कि नहीं, क्योंकि ये सेट ए का टर्म्स को सेट बी के साथ रिलेट कर रहा है। लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एक रिलेशन तो है कि नहीं, ये रिलेशन तो है।
क्योंकि रिलेशन के लिए तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी का यूनिक के साथ, ऐसा नहीं है जो हमने रिलेशन में पढ़ा था। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है पर हर एक फंक्शन रिलेशन जरूर होता है। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक, तो सेट मतलब फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन दिया है सेट ए से सेट बी तक, तो उसका डोमेन क्या होता है, सेट ए। क्यों होता है? अब रिलेशन में क्या था, जो रिलेशन के वीडियो में आपने देखा था कि डोमेन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। मतलब अगर कोई रिलेशन है ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, तो जो भी जितने भी ए एलिमेंट्स का जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे डोमेन ऑफ रिलेशन। लेकिन इस कंडीशन में डोमेन सेट ए होता है। क्यों होता है? क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन के अनुसार सेट ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन, सेट ए के सभी एलिमेंट्स का सेट बी में किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ, सेट बी में किसी यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना पड़ता है। मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट को फंक्शन में होना ही पड़ता है। और सेट ए का सभी एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर होगा, है कि नहीं? तो सेट ए का सभी एलिमेंट फंक्शन में रहता है, क्योंकि सभी को रिलेशन फॉर्म करना एक रूल है फंक्शन का। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, सेट ए हो गया। कोडोमेन तो हमने रिलेशन में ही पढ़ा था कि कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट को, जिस सेट के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है, जिस सेट के साथ वो रिलेट कर रहा है, तो वो पूरा सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो रेंज क्या होता है, रेंज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फंक्शन। मतलब मान लो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फंक्शन इस फॉर्म का है, तो जितने भी ये बी फॉर्म, इस इधर जितने ये बी एलिमेंट का जो सेट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। तो मान लो कि दिया गया ये सेट ए है और इसमें है 1 2 3 और ये सेट बी है, मान लो ये है 4 5 6 7। तो मान लो 1 रिलेटेड है 4 के साथ, 2 रिलेटेड है 5 के साथ और 3 रिलेटेड है 6 के साथ। तो इधर हम क्या देखेंगे, पहला देखेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ये पूरा सेट हो जाएगा, डोमेन ये पूरा सेट हो जाएगा। डोमेन इज इक्वल्स टू ए, कोडोमेन इज इक्वल्स टू बी और रेंज इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो ये ऑर्डर पेयर किस फॉर्म के होंगे, ये हो जाएगा 1 4 एक ऑर्डर पेयर, ये हो जाएगा दूसरा ऑर्डर पेयर और ये हो जाएगा तीसरा ऑर्डर पेयर। 7 किसी के साथ नहीं कर रहा है रिलेशन, है ना, 7 के साथ कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 4 5 और 6। आ गया समझ में बात? तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमेशा किस चीज का सबसेट हो जाएगा, रेंज हमेशा सबसेट होगा, रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कोडोमेन का रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट रहेगा। कभी कभार इक्वल भी रह सकता है, कभी कभार क्या भी रह सकता है, इक्वल। इक्वल कब होता, अगर ये इधर 4 होता और ये 7 के साथ रिलेट कर रहा होता तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होता, क्योंकि सभी सेट बी का भी सभी एलिमेंट भी किस चीज में, फंक्शन में है। तो तब जाके वो क्या होता, तब जाके वो होता कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होता। तो बात समझ में आ गया? तो ये कब फंक्शन नहीं होता, अब एक और बार क्लियर करने के लिए मान लेते हैं कि 1 7 के साथ भी रिलेट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का यूनिक फंक्शन, यूनिक रिलेशन अब नहीं रहा। अब तक क्या था, 1 सेट बी का एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन में था, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में था, वो था 4। लेकिन अब 1 किसके साथ भी कर रहा है, 7 के साथ भी कर रहा है। समझ में आ गया? फंक्शन में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलाउड है ही नहीं। फंक्शन में एक के साथ ही प्रेम करो, उसी के साथ शादी करो, उसी के साथ जीवन बिताओ, दूसरा चक्कर नहीं चाहिए बाबू भाई, तभी आपका रिलेशन टूट जाएगा। आप फंक्शन में नहीं रहोगे, आप किसी का दामाद नहीं रहोगे, ठीक है ना। रिलेशन में रहेगा क्योंकि वो एक समय में हस्बैंड वाइफ था, लेकिन फंक्शन अब नहीं रहेगा, फैमिली फंक्शन अब नहीं रहेगा। समझ में आ गया बात? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही के साथ रिश्ता बनाना है।
मान लो अगर ये सेट ए लड़के वाले हैं और सेट बी लड़की वाली है, तो लड़के का सिर्फ एक ही के साथ में रिलेशन होना पड़ता है, लेकिन लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल कर सकती है। अगर मान लो ये 2 5 की जगह पर अगर 4 के साथ में ही रिलेशन में होता, तब भी ये फंक्शन होता। क्यों? क्योंकि 1 4 के साथ ही रिलेटेड है, 2 4 के साथ ही रिलेटेड है, 2 5 के साथ रिलेशन में नहीं है, 2 सिर्फ और सिर्फ 4 के साथ रिलेशन में है कि नहीं? 2 सिर्फ और सिर्फ 4 के रिलेशन में, मतलब 2 का यूनिक एलिमेंट है बी में और 1 का यूनिक एलिमेंट 4 है बी में, है ना? दोनों का यूनिक एलिमेंट एक ही है, पर दोनों किसी दूसरे के साथ तो रिलेशन में नहीं है ना। 2 सिर्फ 4 के साथ है, 1 भी सिर्फ 4 के साथ है, तो लड़का क्या होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। लड़के का लॉयल्टी मैटर करता है बाबू भैया, लड़के का नहीं करता है, ठीक है ना? तो लड़का अगर लॉयल है तो लड़का लॉयल है तो वो फंक्शन है, लड़की अगर लॉयल ना भी हो तब भी वो फंक्शन रहेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, मतलब टॉपिक नहीं है, बस एक नॉलेज जो आपको चाहिए होगा। अगर किसी फंक्शन का जो रेंज है, किसी फंक्शन का रेंज जो है, अगर वो रियल नंबर है, किसी फंक्शन का रेंज जो है, रेंज क्या होता है? सेट, ये सभी दूसरे एलिमेंट का सेट, है कि नहीं? अगर ये सभी क्या है? रियल नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर है, तो उसको हम कहेंगे रियल फंक्शन। अगर डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर है तो उसको बोलेंगे रियल फंक्शन, और अगर सिर्फ रेंज रियल नंबर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो अब इससे एक रिलेशन बनाते हैं। क्या? हर रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डोमेन और रेंज दोनों क्या है? रियल नंबर है। और रियल वैल्यूड फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ता है? रेंज को क्या होना पड़ता है? रियल नंबर होना पड़ता है। तो रियल, इसका तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ये। इसका मतलब हर रियल फंक्शन क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेकिन इसका जो कन्वर्स है ये ट्रू नहीं है। हर एक रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हर एक रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेंज रियल नंबर होना पड़ता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो, ठीक है ना, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये रियल नंबर है, तब भी ये तो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, है कि नहीं? तब भी ये तो क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, क्योंकि उसका कंडीशन तो सिर्फ रेंज रियल नंबर होना पड़ता है, तो ये तो रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। पर रियल फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ता है? दोनों को रियल होना पड़ता है। तो इधर तो डोमेन तो कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब ये तो रियल वैल्यूड है, लेकिन रियल फंक्शन तो नहीं है। लेकिन अगर दोनों रियल नंबर है तो वो रियल फंक्शन होता है, और रियल वैल्यूड होने के लिए तो सिर्फ रेंज रियल नंबर होना पड़ता है, और इसमें तो रेंज भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब रियल फंक्शन क्या भी हो गया? रियल वैल्यूड फंक्शन भी हो गया। तो ये था आपका फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन पूरा। इसके बाद क्या है? वो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शन है। वो सब बोर्ड पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे उतना ज्यादा क्वेश्चंस आता ही नहीं है ना, उससे इतना ज्यादा क्वेश्चंस आता ही नहीं। तो उधर ग्राफ वगैरह जो है सब दिया गया है ना, कि ये ग्राफ इसका हाइपरबोला, मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हाइपरबोला होता है। फिर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जो जिसका y इंटरसेप्ट होता है और x इंटरसेप्ट नहीं होता है, और y इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म का स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। तो ये सब हमने देख दिया। अब अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे फंक्शंस और उनके टाइप्स, मतलब 1 फंक्शन, 1 2 फंक्शन, सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो नहीं, आपको एक डाउट होगी ना कि इससे रिलेटेड हमने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। तो इससे रिलेटेड उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं जो आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, चाहे जितना भी मार्क्स के लिए हो, तो उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो अब इसमें एक्सेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि आपको अपना यूट्यूब खोलना है, फिर मेरा चैनल सर्च करना है, फिर उधर एक लाल सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको दबाना है, फिर आपका मैथ्स में आ जाएगा दनादन मार्क्स, ठीक है ना। क्योंकि अब हम हो गए हैं रेगुलर, मतलब कोशिश कर रहे हैं रेगुलर होने की,
अगर फिर से हेल्थ प्रॉब्लम ना आए तो उम्मीद रखते हैं कि हम रेगुलर होंगे, और ये हमारा डेडिकेशन है कि हम रेगुलर रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी आप बोर्ड देने वाले हैं या फिर अगले साल जो बोर्ड देंगे, अभी से प्रिपरेशन करना है ना। तो हाँ, बस इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड देयर टाइप्स। थैंक यू।